मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज आपको सुनाऊंगी एक पत्नी, एक सच्चा कलाकार और एक पराई औरत। इन तीनों की जिंदगी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, जो आपको निस्वार्थ प्रेम, इज्जत और बलिदान से रूबरू करवाएगी। 2014 की कोरियन मूवी लेट स्प्रिंग, डायरेक्टर ग्वेन ह्युन चू, IMDb 6.5। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है। मूवीज के साथ साथ अब आप कोरियन, थाई, चाइनीज हर तरह की वेब सीरीज देख सकते हैं हमारे नए YouTube चैनल के ड्रामा ट्राइब पे। तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया के युद्ध के बाद से होती है। जोंगू उस समय का बहुत नामी मूर्तिकारक है। इतनी कम उम्र में ही कितने खिताब और शोहरत अपने नाम वो कर चुका है, मगर उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। आज सुबह घर पर काम करने वालों ने देखा कि जोंगू अपनी लाठी का सहारा लिए कहीं जा रहा है। वो सभी हैरान हैं, क्योंकि वो अब कहीं बाहर नहीं जाते। अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी तो शुरू की, लेकिन उसे चला नहीं पाए, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त होता जा रहा है। एक कलाकार की इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो आज अपनी कला से दूर हो रहा है। उसका शरीर आहिस्ता आहिस्ता नम पड़ रहा है। कुछ समय बाद शायद वो खुद से चलने फिरने के लायक भी ना रहे। युद्ध की मार सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ती है। ऐसे में जोंगू का परिवार, जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, वहाँ के गांव के लोगों को अनाज बांट रहा है, और इस काम को जोंगू की पत्नी सोंगी खुद अपनी देखरेख में करवा रही है। तभी एक कर्मचारी किसी कम उम्र की औरत को, जो अपनी पीठ पर एक बच्चा लादे हुए है, उसे बुरा भला कह रहा है। उसका कहना है कि वो एक बार अपने हिस्से का अनाज ले जा चुकी है और अब दोबारा झूठ बोलकर लेने आई है। पीछे खड़ी भीड़ भी उसे ताना मारने लगी। सोंगी की नजर जब उस पर पड़ी, वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। घुंघराले बाल, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कलाइयां, लंबे पैर। सोंगी ने कोई बात न कहकर उसे एक और थैला चावल का पकड़ा दिया और कहा, हो सके तो शनिवार को चर्च पे आना, वहाँ और खाना बांटा जाएगा। घर लौटकर उसने नौकरों से पूछा, साहब ने दवाई ली? जवाब ना में आया। जोंगू हमेशा अपनी दवाइयाँ नहीं लेता। सोंगी पानी का ग्लास और दवा लेकर उसके कमरे में गई और बोली, आज मैंने एक लड़की देखी, बाकियों से कहीं ज्यादा लंबी। उसकी सुराही जैसी गर्दन थी, हाथ पाँव में कसक थी। मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर काम शुरू करना चाहिए। तभी पानी का ग्लास जोंगू के हाथ से छूट गया। वो एक सामान्य चीज भी नहीं उठा पा रहा। उसने सोंगी से कहा, अपना समय मेरे लिए बर्बाद मत करो। सोंगी चुपचाप उसे देखती रही। अब यहाँ वही लड़की किसी दुकान के बाहर बैठे बर्तन मांज रही है। सामने उसके दो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं मैले बर्तनों में खेल रहे हैं। उसका नाम है मिन क्योंग। अंदर से दुकान की मालकिन आकर उस पर काम जल्दी निपटाने को चिल्ला कर जाती है। तभी वहाँ सोंगी आई और उसे अपने लिए काम करने को कहा। काम होगा कि उसके पति की मूर्ति के लिए एक नमूना बनकर स्थिर खड़े रहना होगा। मिंगकुई ने सुना तो था कि कोई ख्याति प्राप्त आदमी शहर से गांव आकर बसा है। फिर सोंगी ने जितने पैसे मिलेंगे बताए। ये सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। वो एक पल के लिए हाँ कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वो सारी मूर्तियां असल में निर्वस्त्र है। वो इंसानी जिस्म को मिट्टी का ढांचा देता है, नग्न रूप में। ये पता लगते ही मिन क्योंग पीछे हट गई। किसी भी औरत के लिए किसी अनजान मर्द के सामने बिना कपड़ों के खड़े होना लज्जा की बात है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सोंगी को यहाँ खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उसे कहीं न कहीं उम्मीद है कि मिन क्योंग मान जाएगी। उस रात भी सोंगी ने जोंगू से मिन क्योंग का जिक्र किया। एक बार उसे देख तो लो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। लेकिन अभी भी जोंगू का फैसला ना है। वो सालों के दवा और दुआ से निराश हो चुका है। उसे नहीं लगता कि अब कोई भी चीज उसे अंदर से जिंदा कर पाएगी। बस अब वो एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, अपनी मौत का। दूसरी तरफ मिन क्योंग आज हुई घटना में डूबी है। उसके दोनों बच्चे भूख के मारे उससे चिपक कर सो रहे हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, तो मैं इस कपड़े ओढ़े बदन का क्या करूंगी? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। यहाँ सवेरे सवेरे सोंगी ने जोंगू के काम करने वाली जगह साफ करवाई। वो काफी समय से बंद पड़ा था और सूरज के सर पर चढ़ते चढ़ते मिन उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो इस काम के लिए तैयार है, मगर उसने सोंगी के सामने एक शर्त रखी कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वो यहाँ किस काम के लिए है। सोंगी बोली, चिंता मत करो, सबको यही मालूम होगा कि तुम यहाँ की नई देखरेख करने वाली हो। फिर उसने उसे पैसों का लिफाफा थमाया। मिन की आंखों की चमक बता रही है कि उसे उनकी कितनी जरूरत है। वहाँ जाने से पहले सोंगी मिन को नए जूते और कपड़े देती है। वो उसे अपने हाथों से नहलाती है। आप समझ सकते हैं कि ये एक पत्नी के लिए
कितना मुश्किल होगा किसी औरत को निर्वस्त्र अपने पति के पास भेजना, और दूसरी तरफ मिन के लिए कितना मुश्किल होगा एक अनजान आदमी के सामने निर्वस्त्र होना। मगर किसी औरत का अपने पति के मन में जीने की इच्छा जगाने का दृढ़ निश्चय, और किसी का अपने बच्चों की भूख को भरने के लिए उठाया गया कदम, शायद या यकीनन इस दुनिया का सबसे मजबूत फैसला है। घर के नौकरानी ने मिन को साहब के काम करने वाली जगह तक छोड़ दिया और वो अंदर जाकर उसका इंतजार करने लगी। कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं है, कुछ काम करने के लिए यंत्र, दीवार पर अजीब सी चेहरे वाली मुखौटे और एक कोने में इंसानी कंकाल खड़ा है। तभी खिड़की से किसी की परछाई गुजरी और दरवाजा खुला। जोंगो आखिरकार अपनी पत्नी के कहने पर आ गया। मिन उसके सामने सहमी सी खड़ी है। जोंगो को उसके सूखे हुए बदन, जिसमें हड्डियों का नजर आता ढांचा, उसे हूबहू अपनी कला में पिरोने की प्यास जागी। वहां नौकरानी की बेटी को ये देखकर ताजुब हो रहा है कि साहब ने उस मिन में ऐसा क्या देखा जो उसे वो काम मिल गया। ऐसा तो कुछ भी खास नहीं है उसमें जो मुझ में ना हो। तभी उसकी माँ ने आकर अपने काम से काम रखने को कहा। अब यहाँ मिन के घर पर ग्वेन कल रात की शराब के नशे में सोकर देर दोपहर में उठा। उठते ही उसे खाने की खुशबू आई। ये क्या, आज गोश्त बना है? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मिन बोली, शहर से बड़े बाबू आए हैं ना, उनके यहाँ काम पे लगी हूँ। अच्छा, वो जिसे लकवा मार गया है, मगर पहले ही दिन तनख्वाह कौन देता है? कहकर वो मेज की दराजों को खंगालने लगा और उसके हाथ सौंगी का दिया वो लिफाफा लग गया। वो बोला, इतना पैसा मुझसे छुपाती है? मिन बोली, नहीं, वो घर का किराया और किराने की दुकान का कर्जा भी चुकाना है। उसकी बकबक सुनकर ग्वेन ने उसे एक थप्पड़ मारा और सारे पैसे लेकर जुआ खेलने निकल गया। घर पर कोई न होने की वजह से मिन बच्चों को अपने साथ काम पर ले आती और शाम को जाते वक्त साथ ले जाती। जब अगले दिन मिन काम पर वापस आई, जोंगो की उंगलियां उसका साथ नहीं दे रही थे, मानो सुन पड़ गए हो। पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद उनमें थोड़ी सी हरकत होती। मिन काफी देर से चुपचाप वहां खड़ी रही। जब जोंगो ने उसे देखा तो बोला, कल आना, अभी जाओ। धीरे धीरे जोंगो के भीतर कला को फिर से बनाने की इच्छा जन्म लेने लगी और कई घंटों की मेहनत के बाद उसकी उंगलियां उसकी इच्छा के मुताबिक चलने लगी। वो अब कलम से मन मुताबिक आकार बना पा रहा है। महीनों के अंतराल के बाद ये छोटी सी कामयाबी भी उसके लिए फिलहाल बहुत है। उसने मिन की तस्वीर कागज पर उतारनी शुरू की। पहले पहले मिन को दिक्कत हो रही थी, ऐसे बिना कपड़ों के बैठे बड़ा अजीब लगता, मगर धीरे धीरे वो जोंगो को समझने लगी कि वो उसे सिर्फ कला का एक नमूने के तौर पर देखता है। अब उसका उसे देखना चुपता नहीं। वो काम के बीच में थोड़ी बातें भी कर लिया करते। वो उसे उम्र में काफी छोटी है, पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उसके सवाल भी उसी की तरह होते, जिसका जोंगो बड़े इत्मीनान से जवाब देता। उस दिन बच्चों के साथ घर लौटकर उसने ग्वेन को किसी और औरत के साथ देखा। बच्चों को बाहर ही खड़ा कर वो अंदर गई और गुस्से में एक पतीला पानी उन पर डाल दिया। वो औरत तो भाग गई, पर उसके बाद ग्वेन ने उसे बहुत पीटा। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो अगले दिन काम पर नहीं जा सकी। सौंगी ने घर की काम करने वाली को उसका हालचाल लेने भेजा। अब यहाँ रात में जोंगो अपने काम में मशगूल है। वो पहले से काफी बदल गया है। सौंगी उसके इस बदलाव से काफी खुश है और वो नहीं चाहती कि मिन के साथ जो हुआ उसका सच जानकर वो परेशान हो या ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत बिगाड़ ले। तो उसने मिन के बारे में झूठ कह दिया कि उसे बुखार है। जोंगो को परेशान देख वो बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कल उसे अपने डॉक्टर को दिखा लाऊंगी। उसके अगले दिन भी जोंगो इंतजार करता रह गया, मगर मिन नहीं आई तो खाना पहुंचाने के लिए घर की नौकरानी की बेटी, जिसे मिन से काफी जलन है। उसने मौका पाकर सारे कपड़े उतारकर जोंगो के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। जोंगो खामोश बैठा उसकी आंखों को देखता रहा। कुछ समय बाद वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। अब कुछ दिनों बाद मिन वापस आई। उसके शरीर के घाव भर गए हैं, पर दाग छोड़ गए, जो जोंगो को ये बताने के लिए काफी था कि उसके साथ क्या हुआ। धीरे धीरे वक्त और बीतता गया। जोंग मिन के साथ ज्यादातर वक्त बिताने लगा। हर कलाकार की तरह वो भी एक मास्टरपीस बनाना चाहता है और एक दिन वो उसे मिल गया। वो बहुत खुश है, जैसे जीने का मकसद वापस मिल गया हो। यहाँ सौंगी पूरा दिन अकेले में बिताती। उसे मालूम है कि जोंग पहले भी ऐसा ही था, काम के पीछे एकदम पागल, लेकिन उसे इस तरह वापस पाकर भी वो खुश है। वो मिन की शुक्रगुजार है कि उसने जोंग को जीने का एक मकसद दिया है। मगर ये साथ ही सौंगी के लिए भी मुश्किल है, किसी पराई औरत के साथ इस तरह अपने पति को देखना। इसलिए वो कभी जोंग के काम के स्टूडियो नहीं जाती। एक दिन जोंग का डॉक्टर हर महीने की तरह उसका जांच करने आया है। उसकी नब्ज छूकर वो बोला,
मुझे मालूम है तुम एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हो, मगर अब तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है कि तुम अपने शरीर पर जोर मत डालो। बस इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने की सोचो, कुछ साबित करने को नहीं। उसने सॉन्गी से मिलकर भी कहा कि वो पहले से बेहतर है, मगर मैंने ये बात जॉन्ग को नहीं बताई, नहीं तो वो और ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। बाकी बात खून जांच की रिपोर्ट के बाद साफ होंगी। एक दिन बातों बातों में मिन ने जॉन्ग को बताया कि वो आदमी जो उसके घर पर है, उनके साथ रहता है, वो उसका पति नहीं है। उसका पति तो कब का जंग के मैदान में मारा जा चुका है। वो उसका दोस्त बनकर आया था। अपाहिज होने के कारण मैंने उसे घर पर पनाह दी और एक रात उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उस दिन से वो मेरे घर पर ही रहता है। मैं अपने बच्चों की हिफाजत के डर से कुछ कह नहीं पाती। एक दिन गोएन ने मिन से अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेने को कहा और बहाना बनाया कि वो एक दुकान खोलना चाहता है। जब मिन पैसे मांगने को राजी नहीं हुई, उसने धमकाया, तुम वहाँ ऐसा क्या काम करती हो कि इतने पैसे तुम्हें दिए जाते हैं? अगर तुम नहीं मांग सकती तो मैं खुद जाकर मांग लूंगा। मिन ने उससे विनती की, ऐसा मत करना, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। अब कुछ दिनों बाद सॉन्गी को अपने बड़े भाई की शादी के लिए शहर जाना पड़ा और शायद इस वजह से भी जा रही है क्योंकि जॉन्ग को उसके रहने न रहने से कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान सिर्फ मिन पर है। जाते हुए वो अपनी नौकरानी से कह गई, मिन को उसके मांगे हुए पैसे दे देना। यहाँ ग्युन ने वो सारे पैसे जुए में गवा दिए। उसे दोस्तों के बीच ये अफवाह सुनने को मिली कि शहर से आए साहब ने किसी को रखैल बनाकर घर पर रखा है क्योंकि उसकी बीवी बच्चा नहीं दे सकती। ये सुनकर ग्वेन का माथा ठनका और वो तुरंत जॉन्ग की घर की तरफ बढ़ा। यहाँ जॉन्ग की मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। इतने समय बाद किसी काम को पूरा कर उसे बेहद खुशी हो रही है, मगर उसने चेहरा सादा सा छोड़ दिया है। उस पे कोई भाव नहीं, आंखें भी बंद है, सिर्फ बाकी का शरीर बनाया है। मिन ने पूछा, भला ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अगर चेहरे की तरफ देखेंगे तो बाकी की बनाई मूर्ति की खूबसूरती पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर मिन बोली, मुझे तो लगता है कि चेहरा देखकर ही इंसान का असली भाव पता चलता है, वो हंस रहा है या दुखी है। ये बात जॉन्ग के दिमाग में घुस गई। उसकी हर मूर्ति के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं होता था, वो सिर्फ शरीर की खूबसूरती उकेरता था। इतने बड़े पहलू को वो नजरअंदाज करता रहा। अब इधर गोविंद भी वहां पहुंचा और मिन को अधनंग अवस्था में वहां बैठा देख उसने अपना आपा खो दिया। उसकी और जॉन्ग में हाथापाई हो गई। जॉन्ग अपने बीमार शरीर से उसका मुकाबला नहीं कर सका और बेहोश होकर गिर गया। फिर गोविंद ने उसकी बनाई मूर्ति गुस्से में तोड़ दी और मिन को बालों से घसीटता हुआ वहां से लेकर चला गया। अगले दिन जैसे तैसे मिन वापस आई। सॉन्गी के यहाँ काम करने वाली ने बताया कि उसके बच्चे सही सलामत है और उस रात मिन भी वहीं सो गई। अगली सुबह जब सॉन्गी ने वापस आकर उसकी ये हालत देखी, उसने अपने मालिक को भिजवाकर ग्वेन को कुछ पैसे दिए और कहा, जब तक जॉन्ग का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो मिन को परेशान ना करे, वो उसके पास यही रहेगी। यहाँ जॉन्ग एक और बार फिर से अपनी खामोशी में गुम हो गया। सॉन्गी को मालूम है कि इस बार वो खुद से दूर हो गया तो उसे वापस ला पाना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अच्छी खबर लेकर नहीं आया। उन्होंने कहा, खून की जांच से पता चला है कि जॉन्गो की बेहतरीन बस थोड़े समय के लिए थी। वो ये होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका शरीर तेजी से नम पड़ रहा है। ये सर्दियां आते आते वो हिल डुल नहीं सकेगा। कहने का मतलब साफ है कि जॉन्ग के पास समय कम है। ये सुनकर सॉन्गी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, यानी कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, कुछ भी तो नहीं कर पाई मैं। उस रात देर तक जॉन्ग अपने स्टूडियो से वापस नहीं आया। घर के नौकर भी अपने कामों में चले गए। सॉन्गी बाहर घंटों उसका इंतजार करती रही, मगर उसके स्टूडियो में दाखिल ना हो सकी। जब जॉन्ग उसे वापस आते हुए दिखा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ चलने लगी। सॉन्गी बोली, याद है हमारी नई नई शादी के बाद भी तुम ऐसे ही देर रात काम किया करते थे। मुझे शिकायत रहती थी तुमसे कि भला अपनी नई बीवी को ऐसे कौन छोड़ जाता है, मगर आज सालों बाद जब मुड़कर देखती हूँ तो वो सबसे अच्छे पल हुआ करते थे। तब तुम मेरे पास लौट आते थे। घर आकर जॉन्ग ने सॉन्गी का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी जिंदगी में एक दुआ बनकर आई हो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हो सके तो तुम्हें ऐसी जिंदगी देने के लिए मुझे माफ कर देना। सॉन्गी ने धीरे से उसे आई लव यू कहा, पर जवाब नहीं मिला और वो उठकर चली गई। और जॉन्ग की आंखों में आंसू है। शायद एक सच्चे कलाकार की असली प्रेमिका उसकी कला ही होती है। इसके अलावा वो किसी और से उस हद तक प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि सारा प्रेम वो पहले ही दे चुका है। अगली सुबह सब बदल चुका था। मिन को पुलिस ढूंढते हुए आई है। पता चला कि ग्वेन की लाश नदी किनारे पड़ी है। पहले लगा था कि वो पैर फिसलने से मरा है, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या की है।
फिर पुलिस ने कहा कि वो अभी घर जा सकती है। लाश की परीक्षा के बाद असलियत का पता चलेगा। घर लौटते हुए मिन सोच रही है कि ग्वेन को कोई क्यों मारेगा, वो भी गोली से। तभी अचानक उसे जॉन्ग का ख्याल आया, कहीं उन्होंने तो। वो दौड़ते हुए उसके स्टूडियो पहुंची। अंदर जाते ही उसे बड़ा अजीब लगा। हमेशा की तरह चीजें यहाँ वहाँ नहीं पड़ी। सारा सामान अपनी जगह पर समेट कर रखा हुआ है। वहीं बाहर की तरफ फर्श पर खून फैला हुआ है और जॉन्ग हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसने उसी बंदूक से खुदकुशी कर ली है। मिन उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। कहा, उठिए, काम बाकी है, उठिए ना, अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी उठिए। जॉन्ग ने अपना अंत एक ऐसे इंसान को खुशी देकर की है जिसने उसे समझाया कि अब तक वो इंसानी शरीर की खूबसूरती को अपनी कला के जरिए खुरेद रहा था, लेकिन तुमने मुझे असली खूबसूरती दिखाने में मदद की, जिसे मैं नज़रअंदाज करता रहा। कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी के तजुर्बे, उतार चढ़ाव उसके चेहरे में छपे होते हैं। जो एक कमी मुझे मेरी कला में लगता था वो तुमने ढूंढ दिया। जाते जाते बहुत नहीं भी कर पाया तुम्हारे लिए, तो इतना तो कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी से ग्वेन को दूर भेज दिया। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ढेरों खुशियाँ मिलें। जॉन्ग की मौत ने सॉन्गी को मौन कर दिया। कुछ दिनों बाद वो पहली बार उसके स्टूडियो में कदम रखती है। वहाँ रखी हर चीज़ को छू कर देख रही है। जॉन्ग के हाथों ने कभी तो उन चीज़ों पर हाथ फेरा होगा और मेज़ के किनारे पर उसे जॉन्ग का छोड़ा एक खत मिला। लिखा है, मैं जानता था मेरा अंत नज़दीक है, मगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता। आज एक निश्चिंत मौत मैं इसीलिए मर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने बलिदान के जरिए मुझे सहारा दिया, ताकि मैं मरने से पहले अपनी कला की उस कमी को ढूंढ सकूं जिसके बिना मैं एक बेचैन मौत मरता। अब जब मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, मेरे हाथ नम हो रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा छोड़ जाना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारी झलक है, जो ये बताएगा कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, शुरुआत से अंत तक। इसी के साथ ये खूबसूरत एक कलाकार और उसकी कला की कहानी यही समाप्त हुई। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे। मूवी स्ट्राइप पर फिर हाजिर होगी एक और नई कहानी। धन्यवाद।